प्रथम भाव के बारे में शास्त्रकारों ने कहा है, लग्ने लगनपतिर बलान्वितम वपु केंद्रे त्रिकोणे शिवे प्रच्छा जन्म विवाहयान तिलके कुर्वान निरपम तम ध्रुवम सच्छीरम विभवान्वितम गजयुतम मुक्तात पत्रान्वितम जातौ निम्न कुले विभूति पुरुषम संसंति गर्गादयः। अर्थात लगन का स्वामी बलवान होकर यदि लगन में बैठे, केंद्र में बैठे, त्रिकोण में या लाभ स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति जन्म काल में हो, विवाह काल में हो या प्रश्न काल में हो तो कार्य सिद्धि और राजयोग का निर्माण करती है। यात्रा के समय भी अच्छी स्थिति शुभ होती है। जातक सुशील होता है, वैभवशाली, गृह वाहन के सुख से युक्त, स्वस्थ, पुष्ट, रत्न आभूषण के सुख से युक्त होता है और निम्न कुल में जन्म लेकर भी वह विभूतिमान पुरुष बनता है, निरंतर प्रगति और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, ऐसा गर्ग आदि ऋषियों ने कहा है। लगन भाव का जब हम विचार करते हैं तो यह प्रथम भाव है, जन्म कुंडली का सबसे प्रमुख भाव है और इसको हम लगन भी कहते हैं, अंग कहते हैं, देह कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं। इसके स्वामी को अंगेश, देहाधीश, लग्नेश कहते हैं। इससे हम सामान्यतः व्यक्ति की शारीरिक आकृति, शारीरिक बनावट, रचना, लक्षण, स्वभाव, उसकी आदतें, उसका रंग रूप, प्राण शक्ति, उसका तेज, जीवन में सफलता या विफलता, उसकी ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य, उसका आयुष्य, प्रतिष्ठा, प्रताप, सम्मान आदि का गहन विचार करते हैं। क्योंकि यह 12वां भाव है धन भाव से, इसलिए इससे हम धन का व्यय किन परिस्थितियों में, किस स्थिति में कितना होता है, उसका विचार हम लगन से करते हैं। यदि द्वितीय भाव में पापक ग्रह बैठे हों तो जातक को आलस्य, तंद्रा, निंद्रा की अधिकता होती है। वहां शनि या राहु का प्रभाव अधिक हो। यदि वहां मंगल का प्रभाव हो, बुध का प्रभाव हो तो वह उद्यमी, उद्योगशील और कर्मठ होता है। हर भाव के लिए लगन का महत्व होता है। तृतीय भाव को जब हम देखें तो तृतीय भाव से यह 11वां भाव है। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का है। 11वां भाव लाभ का होता है, आय का होता है। तो छोटे भाई बहनों के लिए यह आय का विचार करना हो तो हम लगन से करते हैं। चौथा भाव हमारी माता का है। माता के सुख, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और व्यवसाय आदि को देखें तो फिर हमें लगन का विचार करना होता है। पंचम भाव से यह 9वां भाव है। पंचम भाव संतान का है। तो संतान का भाग्य, संतान का धर्म, उनकी लंबी यात्राएं, विदेशी लोगों से उनके संपर्क कैसे होंगे, इसका विचार हम लगन से करते हैं। छठा भाव मामा का भाव है और छठे भाव से यह भाव जो लगन भाव है अष्टम है। तो मामा का आयुष्य, उसकी बाधा, उसकी भय और उसके जीवन को खतरा, ये हम लगन से विचार करते हैं। इस तरह सप्तम से यह भाव सप्तम है, यानी कि जीवन साथी का मारक भाव है। और उनके मारक भाव के बारे में यदि हमारी लग्न पाप कर्तरी हो, पाप प्रभावित हो तो जीवन साथी के आयुष्य को भय हो सकता है। इस तरह का विचार करते हैं। अष्टम भाव हमारे विरासत, वसीयत, गुप्त धन और गुप्त ज्ञान, अध्यात्म आदि का और आयु का भाव है। उससे लगन छठवां पड़ता है। तो उनसे संबंधित विवाद हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कब होंगे, इनका विचार हम लगन से करते हैं। पिता के लिए सुख, समृद्धि, वैचारिक और बौद्धिक क्षमता आदि का विचार हम लगन से करते हैं। छोटे भाई, बड़े भाई बहनों के लिए उनके मित्र, उनके पड़ोसी और उनका पराक्रम, उनका साहस कैसा होगा, उसका विचार हम लगन से करेंगे। 12वां भाव हमारा व्यय का है और ये उससे दूसरा भाव है। तो व्यय के लिए धन
हमें कहाँ से मिलेगा, जो हम भोग करेंगे उसके हम धन कहाँ से लेंगे और उस धन का हम किस तरह से व्यय करेंगे, इसका विचार हम लगन से करते हैं। तो सारी कुंडली को, सारी जन्म कुंडली को लगन प्रभावित करती है, इसलिए लगन का बहुत महत्व है। इसलिए हम देखते हैं कि यदि लग्नेश पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रह के साथ हो या 6-8 12 में बैठा हो, तो शारीरिक सुख, स्वास्थ्य और पुष्टि में कमी होती है। लेकिन यदि वही लग्नेश बलवान होकर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या लाभ भाव में हो, तो शारीरिक सुख, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि अच्छी होती है। लग्नेश यदि नीच राशि में हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो शरीर में रोगों की संभावना अधिक होती है। केंद्र में, त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, लग्नेश के साथ हों, लग्नेश पर और लगन पर उनका दृष्टि हो और पाप रहित हो, पाप ग्रह का प्रभाव ना हो, तो स्वास्थ्य उत्तम होता है और जीवन सामान्यतः रोग रहित रहता है। चारों केंद्रों में यदि पाप ग्रह कोई भी ना हो, केवल शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये अच्छे स्वास्थ्य का संकेत होता है। लगन की तरह चंद्रमा भी एक लगन है। तो लगन पर या चंद्रमा पर पाप ग्रह की युति हो जाए या पाप ग्रह की दृष्टि हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव युति या दृष्टि से ना हो, तो स्वास्थ्य अवश्य प्रभावित होता है। लगन में शुभ ग्रह बैठे होंगे, वहां पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव ना होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, तो आकृति, शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि और वर्ण वगैरह सब सुंदर होंगे। लेकिन यदि वहां पाप ग्रह का प्रभाव होगा, शुभ ग्रह के प्रभाव में कमी होगी, तो सुंदरता में कमी हो जाती है। केंद्र में शुभ ग्रह हो या लग्नेश हो या ये त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह और लग्नेश केंद्र में या त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति को दीर्घायु, धनी, बुद्धिमान, राज्यमान्य, यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, सुख प्राप्त करने वाला बनाता है। किसी जातक का लग्नेश यदि चर राशि में हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो अथवा सारे केंद्रों में शुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी और राज्य से प्रतीक चिन्ह प्राप्त करने वाला राजमान्य होता है। सूर्य और चंद्रमा यदि एक ही राशि में हो, एक ही नवांश में हो, तो हमारे विद्वान ऋषि मुनियों का कहना है कि ऐसे जातक को 3 माताओं का द्वारा उसका पालन होता है। इसमें आवश्यक नहीं है कि उसकी माता की हानि हो जाए, लेकिन उसे किसी न किसी रूप में अपनी बाल्यावस्था में 3 लोगों के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। दृष्टांत 10 अंश का होता है, 0 से 10 अंश तक पहला दृष्टांत, 10 अंश से 20 अंश तक दूसरा दृष्टांत और 20 से 30 अंश तक तीसरा दृष्टांत। तो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में 36 दृष्टांत बनते हैं। तो हर राशि का पहला दृष्टांत जब हम लगन से प्रारंभ करते हैं, तो इसमें पहला दृष्टांत सिर को सूचित करता है। लगन का पहला दृष्टांत सिर को सूचित करता है, दूसरा दृष्टांत दोनों नेत्रों को, तीसरा दोनों कान, चौथा नासिका के दोनों अंग वाम और दक्षिण, उसके आगे 2 कनपटी और ठुड्डी के दोनों तरफ का एरिया और अंतिम चेहरा। इस तरह 12 दृष्टांतों में इनका क्रम होता है, जो पहले दृष्टांत का है। द्वितीय दृष्टांत में क्रम आता है तो 1 गर्दन, 2 कंधे, 2 भुजा, 2 पार्श्व, दोनों क्षेत्र हृदय की वाम और दक्षिण, उदर की वाम और दक्षिण और नाभि। तृतीय दृष्टांत में उदर के नीचे का हिस्सा, फिर 2 क्षेत्र हो गए आपके गुप्तांग, अन्नकोश, 2 जंघा, 2 घुटने, टखने और पैर।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस देश कान में पाप ग्रह होगा वहां कोई वृण का चिन्ह होगा, जिस देश कान में कोई शुभ ग्रह होगा वहां पर तिल आदि का चिन्ह होगा। अब यदि ये ग्रह शनि या राहु होंगे तो वह चिन्ह या वर्ण श्याम वर्ण का होता है। यदि ये मंगल या सूर्य होंगे तो वह रक्त वर्ण का होता है। जब भी हम किसी ग्रह की स्थिति दृष्टि में या युति में देखते हैं तो दीप्तांशों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनका प्रभाव तभी होता है जब वे दीप्तांशों के अंदर अपना प्रभाव देते हैं। इसी प्रकार जिस भाव में कोई ग्रह बैठे हैं कि किसी भाव को कोई ग्रह देख रहे हैं तो भाव मध्य से उस ग्रह के अंशों की दूरी कितनी है। यदि वह भाव मध्य के बिल्कुल निकट अंश पर है तो उसका पूर्ण प्रभाव होगा। वो प्रभाव शुभ हो या अशुभ हो उसका पूर्ण प्रभाव होगा, और जैसे जैसे वो दूरी होती जाएगी उसके प्रभाव में कमी होती जाएगी। और यदि वह ग्रह भाव मध्य से दूर हटकर संधि काल में पहुंच जाता है तो उसका ग्रह का प्रभाव नगण्य होगा, बहुत ही कम होगा, केवल आभासीय होगा। उसका प्रभाव शुभ हो या अशुभ हो वो केवल एक आभासीय प्रभाव बनकर रह जाएगा। इसलिए कहते हैं कि संधि काल में गए हुए ग्रह ज्यादातर निष्फल होते हैं। वो ज्यादा प्रभाव अपना शुभ या अशुभ रूप में नहीं दे पाते, भले ही वो बलवान भी हों या निर्बल हों। लग्न और लग्नेश के साथ साथ हमें सूर्य और चंद्रमा जो दोनों प्रकाश ग्रह हैं इनकी स्थिति को भी देखना चाहिए। सूर्य हमारे ग्रह की मंत्रिमंडल में राजा है, चंद्रमा रानी है। अब राजा और रानी यदि निर्बल होंगे, उनमें क्षमता नहीं होगी किसी ग्रह को नियंत्रण करने की, प्रभावित करने की, तो सारे मंत्रिमंडल के नीचे वाले ग्रह या शासक प्रशासक अपनी उद्दंडता दिखाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यदि शासक यानी राजा और रानी बलवान होते हैं तो उद्दंडता दिखाने वाले अधिकारी भी सामान्यतः उद्दंडता नहीं दिखा पाते हैं, अपना अशुभ फल नहीं दे पाते हैं। अर्थात हमारे लग्न सूर्य और चंद्रमा यदि बलवान हैं तो बाकी ग्रह उतना अशुभ प्रभाव नहीं दे सकते। लेकिन यदि सूर्य चंद्रमा और लग्न, क्योंकि लग्न हमारा शरीर है, सूर्य हमारा आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है, और तीनों निर्बल हो जाएंगे तो कोई भी ग्रह मंगल हो, शनि हो या राहु केतु जो भी हो वो अपना अशुभ प्रभाव दिखाने में सफल हो जाता है। वैसे भी कहते हैं महाभाग्य योग एक बनता है कि यदि किसी जातक का जन्म, पुरुष जातक का जन्म दिन में हो, विषम लग्न हो, विषम सूर्य राशि हो, विषम चंद्र राशि हो तो वह भाग्यशाली होता है। और ऐसा ही महिला जातक का जन्म रात्रि में हो, सम लग्न में हो, सम राशि का चंद्रमा हो, सम राशि का सूर्य हो तो उसके लिए महाभाग्य योग होता है और वह उसके लिए भाग्यशाली योग का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम लगन का विचार करते हैं जिसमें भाव, भावेश और लगन के कारक सबका विचार करके तब हम लगन का निर्णय करते हैं।